Hey all, welcome to Bhadra IAS Academy. I welcome you all to this session जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 15 जून के करंट अफेयर्स ऑफ असम ट्रिब्यून। इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सबके सामने मैं शुभदीप। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल जहाँ पे रिवर डॉल्फिन्स, जी हाँ, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स के बारे में बात की जा रही है। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन ये है एक्वाटिक एनिमल ऑफ असम भी, ऑफ कोर्स एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी है, बट एट द सेम टाइम एक्वाटिक एनिमल ऑफ असम भी है। और कहा जा रहा है कुल्सी रिवर में जो है, जहाँ पे ये माना जाता था दैट एब्सोल्युटली बहुत सारे अराउंड 200 रिवर डॉल्फिन्स यहाँ पे गैंजेटिक वाटर डॉल्फिन्स देखने को मिलते थे। बट अभी अगर देख लीजिएगा ना, उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मतलब उनका एग्जिस्टेंस में ही थ्रेट है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं जिसके कारण इन डॉल्फिन्स की मृत्यु हो जा रही है। और डॉल्फिन्स अराउंड मात्र 30 डॉल्फिन्स ही कहा जाता है कुल्सी रिवर में बचा हुआ है। तो पहले बात तो देख लेते हैं कुल्सी रिवर है कहाँ। देखो, ये है असम एंड दिस इज एडजॉइनिंग मेघालय, राइट। और इसी रीजन से पास करता है रिवर कुल्सी। और रिवर कुल्सी में ही हम लोग बात कर रहे हैं दैट एक्चुअली में यहाँ पर देखा गया है दैट ये जो है काफ़ी ज़्यादा इनके नंबर्स घट रहे हैं। तो कंजर्वेशन में चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का इनएक्शन, दैट इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये जो है असम का स्टेट एक्वाटिक एनिमल है, बट इसको एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। देयर इज लैक ऑफ इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजर्स, जिसके कारण डॉल्फिन्स के पॉपुलेशन जो है और भी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। इनफैक्ट इनका अगर हैबिटाट में अगर देख लीजिएगा, हैबिटाट में भी इनका थ्रेट है। दैट इज इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड टॉक्सिक एफ्लुएंट्स ऑन वाटर का क्वालिटी। और यही नहीं, देयर इज लॉस ऑफ कनेक्टिविटी विद द एडजेसेंट वेटलैंड एज वेल। क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो कनेक्टिविटी था राइट, एडजेसेंट वेटलैंड का साथ, राइट। बट अभी जो है ये कनेक्टिविटी धीरे धीरे पुअर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये कनेक्टिविटी धीरे धीरे घट रहा है। सो देयर आर थ्रेट्स एंड चैलेंजेस एज वेल। सो व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस? सैंड माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय देखा जा रहा है इस रिवर्स में जो है सैंड माइनिंग, वो भी अनरेगुलेटेड मैनर में किया जा रहा है, जिसके कारण रिवर का डेप्थ और फ्लो में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ब्रिज कंस्ट्रक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि रिवर से ब्रिजेस बनाया जा रहा है, तो ब्रिजेस के कारण भी बहुत समय डॉल्फिन्स की मूवमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण उनके एग्जिस्टेंस में थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है। बट सिर्फ यही थ्रेट्स नहीं है, डिफरेंट अदर थ्रेट्स भी है, जैसे उनको पोचिंग किया जा रहा है, इलीगल हंटिंग किया जा रहा है, एक्सीडेंटल डेथ बहुत समय हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने जाती है तो फिशिंग नेट जैसे फेंकते हैं तो उसमें ये फंस जाता है, और ऐसे करके धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो जा रही है। यही नहीं, इनके हैबिटाट में भी हमको फ्रैगमेंटेशंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि सोचो, अगर रिवर बन रहा है, अगर रिवर में डैम बना दिया आपने बीच में, है ना, तो यहाँ की रिवर तो डॉल्फिन तो यहीं पे रह जाएगी, यहाँ वाली रिवर डॉल्फिन तो यहीं पे रह जाएगी। मतलब आपके घर के बीच से अगर मैं एक रोड गुजार दूँ तो आपका घर टूट नहीं गया 2 भागों में, राइट। तो वैसे इनका भी तो घर टूट गया ना, है ना। तो वही बोला जा रहा है दैट इनके हैबिटाट्स में भी हम लोग को फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। तो सवाल होता है, व्हाट आर द कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज? तो सबसे पहला कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो यहाँ पे बोला गया है, तो हम लोग क्यों ना हम लोग सैंड माइनिंग जो हो रहा है उसको रेगुलेट करें, राइट। क्योंकि देखो, रिवर का डेप्थ को भी तो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। से फॉर एग्जांपल देखो, सैंड माइनिंग मतलब क्या? देखो, कभी भी रिवर बहती है ना, तो रिवर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स ले जाए, राइट। तो सेडिमेंट्स वो डिपॉजिट कहाँ पे करता है? यहीं पर तो रीजन्स में डिपॉजिट करेगा सेडिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे बोला गया दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग रिवर डेप्थ। रिवर का एक पर्टिकुलर डेप्थ है जिसको हमको मेंटेन करने की जरूरत है। अगर रिवर का डेप्थ बहुत छोटा हो गया ना, तब तो यहाँ पे जो मछलियाँ है वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा ना, है ना। तो वही बोला जा रहा है, रिवर का डेप्थ हमको मेंटेन करना पड़ेगा और प्रिजर्व करना पड़ेगा डॉल्फिन के हैबिटाट को फ्रॉम अननेसेसरी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। यही नहीं, कम्युनिटी और एक्सपर्ट्स के साथ हमको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करें, अगर हम लोग वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के साथ अगर जो कुल्सी रिवर के आसपास है उनके साथ अगर कोऑर्डिनेट करें, तो यही लोग हैं जो कि इनको बचाएंगे, राइट। तो अनडाउटेडली वही बोला जा रहा है, एक प्लान बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का हो, और साथ ही साथ इन लोकल लोगों को बीच में हमको एडुकेट करना पड़ेगा टू द रिवराइन विलेजर्स। क्योंकि विलेजर्स देखो अल्टीमेटली क्या है ना, दैट अगर हम लोग को इन लोग को अगर इनके बारे में बताए ना, तो इन लोग समझेंगे दैट
दैट हाँ इनका क्या इंपॉर्टेंस है ओवरऑल रिवर के इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए बोला जा रहा है कॉल ऑफ एक्शन, दैट इज हम लोग को इमीडिएट एक्शन चाहिए जिससे क्या रिवर डॉल्फिन्स का जो नंबर्स ड्विंडल कर रहा है उसको हम लोग रोक सके, और इसी के लिए हमको कोलैबोरेट करना पड़ेगा बिटवीन द गवर्नमेंट, कंजर्वेशन ग्रुप्स एज वेल एज लोकल कम्युनिटीज, क्योंकि अगर कोलैबोरेशन करेंगे तो ये कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा पाइवोटल होने वाला है जिससे हम लोग इंश्योर कर सके एक सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द स्पीशीज, राइट। और गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट को भी अर्जेंटली प्रोएक्टिव अप्रोच लेना पड़ेगा और एक सिम्बायोटिक जेस्चर को दिखाने के अलावा, दैट इज सरकार ने क्या दिखाया था, अरे चलो चलो हाँ इसको हम लोग बहुत मानते हैं, चलो हम लोग स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित कर देते हैं। नहीं नहीं, ये सिम्बायोटिक जेस्चर नहीं चाहिए, नो 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 नो, इससे भी बियॉन्ड चाहिए कुछ। और वो क्या चाहिए, वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा डॉल्फिन के हैबिटाट्स को, जिससे क्या इनके हैबिटाट्स जो घट रहे हैं वो चीज़ ना घटे। नेक्स्ट इज मल्टीपल डायमेंशन ऑफ बराक वैली। देखो ये बहुत अच्छा आर्टिकल दिया गया है जहाँ पर बराक वैली का मल्टीपल डायमेंशन दिखाया गया है। बताया गया है दैट सदर्न आसाम में जो बराक वैली लाई करता है ये एक जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो जोग्राफिकली यस देयर आर दीज डिस्ट्रिक्ट, दैट इज कछार, करीमगंज और हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट्स का बना हुआ है ये वैली, दैट इज बराक वैली, और ये बॉर्डर करता है अलग अलग स्टेट्स को जैसे मेघालय एंड आसाम के ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जैसे दिमा हसाओ देख लीजिए, राइट, और भी अलग अलग कंट्रीज भी है जैसे बांग्लादेश और मणिपुर मिजोरम तो है ही, राइट। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर देख लीजिएगा यस पोटेंशियल बोला जा रहा है दैट ये त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर से जो ट्रेड किया जाता है ना वो किस रूट के थ्रू किया जाता है, यस बराक वैली के थ्रू ही। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले समय में ट्रांजिट हब हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर मेघालय से आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर त्रिपुरा से आ रहा है, वो कहाँ से गुजरेगा, यस उसको बराक वैली से गुजरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो बोला गया ना ट्रांजिट हब हो सकता है। यही नहीं, जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यांमार ले लीजिए या फिर बांग्लादेश ले लीजिए, राइट, उसको भी वहाँ से कनेक्ट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस देख लीजिएगा क्या क्या है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है टू रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी। क्यों, क्योंकि ये सब लैंडस्लाइड प्रोन हिली रूट्स के सामने, और डिले हम लोग को देखने को मिल रहा है इन कंप्लीटिंग द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी प्रॉपर्ली तो 100% तो नहीं बना हुआ ना, नहीं, इसीलिए बोल रहा है इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस इसके क्या है। देखो मेन इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या है, अगर इस रीजन को ग्रोथ किया जाता तो लॉजिस्टिक में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, राइट, बट अभी अगर देख लोगे लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर है, राइट। यही नहीं, ब्रेन ड्रेन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये रीजन में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है लोगों का, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लोग यहाँ पे रहकर क्या करेंगे भाई, राइट। अगर अपॉर्चुनिटी होता तो यहीं पे काम करते ये लोग, राइट। रिवर बेस्ड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अगर देख लीजिएगा, यस इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल इन इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट, राइट, ये चीज़ बना ज़रूर हुआ है और पोटेंशियल भी है हमको आशुगंज और करीमगंज रिवर रूट को इन्हांस करने के लिए, जिससे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, राइट। हमको इन्हांस क्या करना पड़ेगा, करीमगंज रिवर पोर्ट कैपेसिटी को, और साथ ही साथ हम लोग को अलग अलग अप्रोच लेने पड़ेंगे जिससे क्या इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए, जैसे हम लोग रिवर ड्रेजिंग या फिर सस्टेनेबल रिवर बैंक मैनेजमेंट या फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट, इन सब चीज़ों पर हम लोग को फोकस देना पड़ेगा। सो व्हाट आर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ इट, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इट। बेसिकली हमको लिंक करना पड़ेगा इंडो म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे को और साथ ही साथ कालादान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को। एसेस टू सितवे पोर्ट अगर देख लीजिएगा इन म्यांमार, हाँ म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है हमको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट अगर इस चीज़ को हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करें तो अनडाउटेडली म्यांमार सितवे पोर्ट का कनेक्टिविटी को भी हम लोग आने वाले समय में इन्हांस कर सकते हैं। और फिजिबिलिटी स्टडीज़ हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेंगे इन एक्सप्लोरिंग द फैक्ट दैट बायलैटरल एक्सप्रेसवे जो क्या बराक वैली को वेस्ट बंगाल से जोड़े थ्रू बांग्लादेश, क्या इसका प्रॉस्पेक्ट्स है, अगर है तो हम लोग को क्या क्या ऐसे करना पड़ेगा जिससे इस सपना को हम लोग सच्चाई बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट नागास्त्र के बारे में बताया गया है। नागास्त्र सरकार का ये इट इज़ वन ऑफ द ब्रेक थ्रू, क्योंकि अगर देख लीजिएगा इंडिजिनसली डेवलप किया गया है नागास्त्र। नागास्त्र एक ऐसा वेपनरी है जो क्या कामिकाजे मोड में काम करता है ना। कामिकाज मोड में क्या था, देखो वर्ल्ड वॉर 2 की बारे में अगर बात करें ना तो वर्ल्ड वॉर 2 मेनली किसके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, यूएसए के बीच में और इंपीरियल जापान के बीच में, राइट। अब जापान ने कुछ अपने पायलट्स को ऐसे ट्रेन किए थे जिसमें जापान ने बोला था देखो भाई आपको जाकर सीधा दुश्मनों को तो नुकसान करना ही है, बट साथ ही साथ लास्ट में अपने फाइटर जेट्स को भी लेकर मार देना है।
है ना, शहीद हो जाओ खुद, है ना। तो वही बोला गया उस टाइप के चीज़ को, वो तभी से जो ये वर्ड है ना कामिकाजे, दैट वाज वेरी मच इन मतलब यू नो थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको काफ़ी ज़्यादा ये प्रमोट किया जाता है, राइट। सो ये भी जो ड्रोन है, ये भी ड्रोन एक कामिकाजे मोड का ड्रोन है। मतलब अगर आपको सोचो कोई दुश्मन का टारगेट यहाँ है, राइट, इस ड्रोन को उड़ा के सीधा ये ड्रोन जाकर दुश्मन को ही हिट करेगा और खुद भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आराम से ये एक ऐसा ड्रोन है जो क्या न्यूट्रलाइज कर सकता है कोई भी हॉस्टाइल थ्रेट को, क्योंकि इसमें जीपीएस सिस्टम इनेबल्ड प्रिसिजन स्ट्राइक्स के थ्रू, जो क्या 2 मीटर तक का प्रिसिजन स्ट्राइक है, उसके थ्रू हम लोग कोई भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है विथ मोर देन 75% इंडिजिनस कंटेंट। जी हाँ, 75% से भी ज़्यादा इसमें इंडिजिनस कंटेंट है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन दे दूं दैट क्या इसमें 100% इंडिजिनस कंटेंट है, तो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। सो ये जो ड्रोन्स है ये अनडाउटेडली हमारे आर्मी के प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देगा। और प्रिसिजन स्ट्राइक भी क्या, सोचो जैसे हम लोग सुनते हैं ना बहुत समय यू नो टेररिस्ट के कैंप्स है पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या हम लोग ये सब उड़ा के टेररिस्ट के कैंप नहीं उड़ा सकते हैं? बिल्कुल उड़ा सकते हैं। एनिमी का ट्रेनिंग कैंप और इन्फिल्ट्रेटर्स को भी खत्म कर सकते हैं। और सबसे फ़ायदा ये होगा दैट हम लोग जो विदेशों के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है ना वेपनरीज के लिए, वो डिपेंडेंसी को भी हम लोग घटा सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन के पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म जिसको बोला जा रहा है। जैसे सोचो आपने कोई ड्रोन को उड़ा दिया, ड्रोन तो हवा में है बट अचानक से आपको ये सिस्टम को अबॉर्ट करना पड़ेगा, तो ड्रोन में ऑटोमेटिकली एक पैराशूट लगा हुआ रहेगा, है ना, और आप उस केस को मतलब उस मिशन को अबॉर्ट भी कर सकते हैं और ड्रोन को फिर से आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट अदर मिशंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वे सेशन। आज के सेशन में मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।